नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर 6 में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, इस क्लास में हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं कि 15 में से आपका इस क्लास पर कितना स्कोर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स पेडागोजी का क्लास नंबर 6 गणित शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, क्लास नंबर 6 का। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवांशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों, राइट ऑप्शन आ चुका है आपका और वह राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, आनुवांशिक विधि। गणित के शिक्षण स्वयं सिद्धि में कौन सी सम्मिलित नहीं है? आनुवांशिक विधि सम्मिलित नहीं है। बाकी यूक्लिड, गैर यूक्लिड और औपचारिक स्वयं सिद्ध ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका सम्मिलित नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा के रूप में, गणित शिक्षण में मूल्य के रूप में, गणित शिक्षण में सहसंबंध में या गणित शिक्षण में उपकरण के रूप में जाना जाता है। सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। जयस्वाल सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है और इस शब्दावली को जाना जाता है गणितीय शिक्षण में भाषा से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे सभी जानते होंगे कि जो विशेष प्रकार के होते जैसे लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, कोष्ठक, संख्याएं, लाभ, हानि, अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग को बढ़ावा देती है। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीकों से समझ पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। साथियों, बात करेंगे गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? गणित में प्रतिचित्रण के संबंध में। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है या प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों में से समाकलन किया जा सकता है। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, गणित में प्रतिचित्रण के लिए जिन कथनों सत्य नहीं दिया गया है वह कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये हमारा क्या है? गलत कथन दिया गया है, सत्य नहीं दिया गया है। बाकी ए, बी, ये डी तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, 2 अंकी संख्या को दूसरी अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? देखिए, आप लोग शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने पर, मान लीजिए 20 है, इसमें से 2 का गुणा करें या 20 गुणे हम 22 का गुणा करें, ये प्रक्रिया को समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक होगा? योग का क्रम विनिमय गुणा, गुणन का क्रम विनिमय, गुणन योग पर वितरण के रूप में या गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, गुणन योग वितरण के रूप में हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, गुणन योग वितरण का रूप क्या होता है? जैसे 15 गुणे 2 करें, 10 धन 5 गुणे 2 करें, 10 गुणे 2 धन 5 गुणे 2 करें, इनका टोटल योग आपका 20 धन 30 अर्थात 30 ही आएगा। 15 गुणे 30 आ जाएगा, 10 5 15 गुणे 30 करेंगे, 10 गुणे 2 कर लीजिए, 20 आ गया, और 5 गुणे 2 करेंगे 10 आ जाएगा, 30 ही आएगा टोटल। तो ये कहलाता है गुणन योग पर वितरण का रूप। और यही हमारा क्या हो जाएगा, चाहे आप 2 अंकी संख्या को 1 अंकी या 2 अंकी से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के पहले गुणन योग वितरण के रूप में इसका पूर्व जानकारी होना आवश्यक हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए,
संकल्पनाओं को जटिलता से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये संकल्पनाओं के मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हो जाएगी। देखिए, प्राइमरी लेवल के मैथ्स की बुक्स में जो है सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मूर्त मतलब बड़ा, बड़े से छोटे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न पूछा जा रहा, 6वां नंबर प्रश्न है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग अर्थात जोड़ सिखा रहा है। इनमें से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका हैं और अपने बच्चों को क्या है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को अध्यापक हैं और वहाँ पर आप लोग क्या करें, जोड़ सिखा रहे हैं। तो इनमें से किस युक्ति का अनुसरण जो है आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा जोड़ सिखाने में। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। देखिए, सभी जानते हैं कि योग और जो जोड़ होता है वह शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, आपका जो प्रश्न है कि योग शिक्षक जोड़ सिखा रहे हैं, तो इससे जो सबसे युक्त अनुसरण करने योग्य होगी वह होगी शाब्दिक प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्न सभी लोग समझ गए होंगे, यानी शब्दों में जो भाषाएं होती हैं, जोड़ के लिए शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। 7वां प्रश्न है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी है। योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना और समीकरण। योग, गुणा, भिन्न दशमलव को बदलना, समाकृतियों की रचना करना। योग, व्यकलन या गुणा। देखिए, सभी आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं अंकगणित की 4 मूलभूत जो संक्रियाएं होती हैं वह साथियों योग, व्यकलन, गुणा हो जाएगा और होता है भाग। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, योग, व्यकलन, गुणा और चौथा होता है भाग। ठीक है, तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं योग, व्यकलन या घटाव। व्यकलन को देखिए घटाव या घटाना भी बोलते हैं, तो ये मत बुझिएगा, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये होते हैं अंकगणित के 4 मूलभूत संक्रियाएं। 8वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों को व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। देखिए, गुणनफल, क्षेत्रफल और गुणनखंड, इन तीनों को किया जा सकता है, लेकिन आयतन को नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आयतन त्रिविमीय आकृतियों में पाई जाती है। अतः जो प्रश्न में दिया गया क्रियाकलाप है वह आयतन को संबोधित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हुए हैं। ये सीटेट एग्जाम में यह साथियों पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, स्तर फर्स्ट विश्लेषण, स्तर सेकंड अनौपचारिक निगमन, स्तर थर्ड औपचारिक निगमन, स्तर 0 मानसिक चित्रण। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो वैन हिले ने ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों में दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह स्तर 0 मानसिक चित्रण। देखिए, महत्वपूर्ण, देखिए, वैन हिले ने ज्यामिति सोचने के लिए 5 स्तर यहाँ पर बताए हैं। पहला है मानसिक दर्शन स्तर। इस स्तर पर छात्र समग्र रूप से दृश्यता के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना एवं छँटनी करते हैं। दूसरा है आपका वर्णनात्मक स्तर। इस स्तर में छात्र अपने गुणों या घटकों द्वारा आंकड़ों को पहचानते हैं। तीसरा है सारांश स्तर, अमूर्त स्तर भी बोलते हैं। इस स्तर में छात्र गुणों के न्यूनतम समूह का उपयोग करके आकृतियों को परिभाषित करते हैं। चौथा है औपचारिक निगमन स्तर। इस स्तर में छात्र स्वयं सिद्ध प्रणाली के भीतर प्रमेय स्थापित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्तर पर स्वयं सिद्ध प्रणाली के भीतर प्रमेय स्थापित करते हैं। औपचारिक निगमन स्तर पर। पांचवा है गणितीय कठोरता स्तर। इस स्तर में छात्र ज्यामिति की विभिन्न प्रणालियों के बीच संबंध को समझाते हैं। अतः मानसिक स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों की पहचान, तुलना एवं छँटनी कर सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, खुला अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करती है 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, या 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। सभी जानते हैं। देखिए, खुला अंत वाला प्रश्न यही है कि आप 15 को 3 से गुणा करके किस प्रकार करेंगे। 15 का 3 गुणा है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये कहलाता है खुला अंत वाला प्रश्न, किसी भी टाइप से। अब ये नहीं कि गुणनफल कितना होगा, 3 बार 15 में मान करें, 15 का 3 करें, आप किस प्रकार से करेंगे, ये कहला जाएगा खुला अंत वाला प्रश्न कहला जाएगा। देखिए, इसमें 4 प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। 15 को 3 बार जोड़ कर सकते हैं, 15 धन 15 धन 15, ठीक है। 3 को 15 बार जोड़ कर सकते हैं, 15 का 3 से गुणा करके और 3 की 15 में गुणा करके वैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैथ्स पेडागोजी में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। क्या करता है, लिखने में गलतियां करता है, ठीक है। उत्तर मौखिक रूप से शुद्ध दे देता है, लेकिन लिखने में गलती करता है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। यानी बच्चा बोल तो अच्छा लेता, मौखिक रूप से उत्तर अच्छा जवाब दे देगा, करेक्ट आंसर दे देगा, लेकिन जब लिखने की बारी आती तो बच्चा क्या है, गलतियां कर देता है। तो इसके लिए जो है, जो त्रुटियां हैं, इनको सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या होगी। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे जो उपचारात्मक तकनीक होगी, इसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं अंकित रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने को कहें। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये आपके सीटेट में एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी को पता है, रचना और सृजन, क्योंकि क्रियाकलाप का जहाँ बात की जाती है, रचना करने की बात की जाती है, तो आपके प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया, रचना और सृजन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वेन हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर होंगे। तो मानसिक चित्रण पर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो दी गई आकृतियां हैं उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं वो, ठीक है। तो वो कहलाएगा मानसिक स्तर, चित्रण स्तर कहला जाएगा। जैसे लाल डिब्बा चुने, बच्चा केवल लाल डिब्बा ही चुनेगा, चाहे वह किसी भी आकार का हो, ठीक है। तो मानचित्रण स्तर में क्या है, बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण देख कर करते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे जी का विश्वास था कि सामाजिक अन्वेषण से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अन्वेषण का प्रयोग करेगा, चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। चाक यानी लिखना, टाक यानी बोलना। कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। देखिए साथियों, पियाजे का ये विश्वास था कि सामाजिक अन्वेषण से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। 15वां प्रश्न है, यह पूछा जा रहा है कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। सेंटीमीटर और इंचों की रेखा को प्रसिद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, प्रसिद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड में अंत्य बिंदु को चिन्हित कर सकता है। यह रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है। लेकिन देखिए कंफ्यूज, हर एक प्रश्न आपको, हर एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है। सीधी सीधी बात यह पूछा जा रहा है कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होना चाहिए। तो आकलन निर्देश जो होना चाहिए, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन के निर्देश में
होंगे या आकलन के निर्देश होंगे रेखा और रेखाखंड किरण में अंतर करना और उन्हें परिभाषित करना। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न पर हम अगली क्लास पर करेंगे, 7वीं क्लास पर अगला प्रश्न करेंगे, 3 प्रश्न करेंगे। और अभी तक 6वीं क्लास हो चुकी है, यानी 15 गुणे 6 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे 90 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं क्लास को आप लोग कैसी लगी और इस क्लास में आपने स्कोर कितना प्राप्त किया। नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, क्योंकि साथियों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर प्राप्त करना है, तभी यहाँ पर सिलेक्शन प्योर श्योरेड हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।